नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा लेक्चर स्क्रीनिंग का। तो आइए इसको शुरू करते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जो कि 2009 में आया था। तो पढ़ते हैं इस टॉपिक को। जो भी आपको इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है उसको नोट डाउन करते जाइए। 2 दिसंबर 2002 को संविधान में 86वां संशोधन किया गया और इसके अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। इस मूल अधिकार के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2009 में भारत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक युगांतकारी कदम उठाते हुए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम को पारित किया। तो दोस्तों, ये एक्ट जो है वो सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है, जो कि 2009 में पास हुआ था। और 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, इसके ऊपर सरकार ने ये कदम उठाया था। इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सार्वभौमिक समावेशन को बढ़ावा देना और माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन के लिए नए अवसर सृजन करना है। इसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे, जी हाँ, इसके अंदर आते हैं 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अंगीकृत किया गया है। इसके कुल 7 अध्याय हैं, जिनका विस्तृत विवरण नीचे है। तो इसमें टोटल 7 अध्याय में इसको डिवाइड किया गया है। पहला इसका देखते हैं हम, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोई पॉइंट इसमें देख लेते हैं। इसका धारा 1 कहता है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा, पूरे भारत पर ये लागू है। यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। संविधान के अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के उपबंध बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार प्रदान किए जाने के संबंध में लागू होंगे। इस अधिनियम की कई बातें मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और मुख्यतः धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली शैक्षणिक संस्थाओं में लागू नहीं होगी। परिभाषाओं की बात की जाए तो इस अधिनियम में निम्नलिखित पदों की परिभाषा प्रस्तुत की गई है: समुचित सरकार, प्रति व्यक्ति फीस, बच्चे, दुर्बल वर्ग के बच्चे, निःशक्त बच्चे, प्रारंभिक शिक्षा, संरक्षक, स्थानीय प्राधिकारी, अधिसूचना, माता पिता, अनुसूची, विद्यालय, अनुवीक्षण प्रक्रिया, विनिर्दिष्ट प्रवर्ग आदि। तो इसके बारे में, इन सभी टॉपिक के बारे में इस एक्ट में बताया गया है। अध्याय 2 इसका कहता है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों, प्रत्येक बच्चे को उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी आसपास के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। दिव्यांग के मामले में 6 से 18 वर्ष। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। दिव्यांग के मामले में ये एक्ट जो है वो, इसकी उम्र 6 से 18 तक हो जाती है। 6 से 18 तक कोई भी दिव्यांग बालक है तो वो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए दावा कर सकता है। धारा 4 इसकी देखी जाए तो ऐसे बच्चों जिन्हें प्रवेश नहीं दिया गया है या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है के लिए विशेष उपबंध, जहां 6 वर्ष से अधिक की आयु के किसी बच्चे को किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया है या प्रवेश तो दिया गया है किंतु उसके अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है, तो उसे उसकी आयु के अनुसार समुचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। परंतु जहां किसी बच्चे को उसकी आयु के अनुसार समुचित कक्षा में सीधे प्रवेश दिया जाता है, वहां उसे अन्य बच्चों के समान होने के लिए ऐसी रीति में और ऐसी समय सीमा के भीतर जो विहित की जाए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार होगा। यानी किसी भी डॉक्यूमेंट या किसी भी चीज़ों के आधार से उसे एडमिशन लेने से वंचित नहीं किया जाएगा। उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का लेने का अधिकार उसको है। धारा 5 देखते हैं, अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार। जहां किसी विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने की व्यवस्था नहीं है, वहां किसी बच्चे को अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी अन्य विद्यालय में स्थानांतरण, यानी उसको हम ट्रांसफ़र दूसरे विद्यालय में कर सकते हैं। जहां किसी बच्चे से किसी राज्य के भीतर या बाहर किसी भी कारण से एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जाने की अपेक्षा की जाती है, वहां ऐसे बच्चे को अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी अन्य विद्यालय में स्थानांतरण करने का अधिकार होगा।
ऐसे अन्य विद्यालयों में प्रवेश लेने के लिए उस विद्यालय का प्रधान अध्यापक, जहां ऐसे बच्चे को अंतिम बार प्रवेश दिया गया था, तुरंत स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। अगर इस एक्ट के प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो शिक्षा के अधिकार का संवैधानिक प्रावधान क्या है। मूल भारतीय संविधान के भाग 4 DPSP के अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 39F में राज्य द्वारा वित्त पोषित समान और सुलभ शिक्षा का प्रावधान किया गया है। शिक्षा के अधिकार का पहला आधिकारिक दस्तावेज वर्ष 1990 में राममूर्ति समिति की रिपोर्ट के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। वर्ष 1993 में उन्नीकृष्णन JP बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 में के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। तपस मजुमदार समिति 1999 ने अनुच्छेद 21A को शामिल करने की अनुशंसा की थी। वर्ष 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन से शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया है। इसे अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शामिल किया गया, जिसने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 21A में इसको मौलिक अधिकार बनाने की घोषणा हो चुकी है। इसने एक अनुवर्ती कानून शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का प्रावधान किया है, जो कि कब का लागू हो चुका है, 2009 से ही। शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम 2009 की विशेषताएं, तो इसको देख लेते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। RTE अधिनियम का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराना है। धारा 12(1)(c) में कहा गया है कि गैर अल्पसंख्यक निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल आर्थिक रूप से कमज़ोर और वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए प्रवेश स्तर ग्रेड में कम से कम 25% सीटें आरक्षित करें। तो उनके लिए 25% सीट आरक्षित है। यह विद्यालय न जाने वाले बच्चे के लिए एक उपयुक्त आयु से संबंधित कक्षा में भर्ती करने का प्रावधान भी करता है। यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय एवं अन्य जिम्मेदारियों को साझा करने के बारे में भी जानकारी देता है। तो ये इसकी खासियत है। भारतीय संविधान में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और केंद्र व राज्य दोनों इस विषय पर कानून बना सकते हैं। ये तो आपको पता ही है। यह छात्र शिक्षक अनुपात, भवन और बुनियादी ढांचा, स्कूल कार्य दिवस, शिक्षकों के लिए कार्यावधि से संबंधित मापदंडों और मानकों का प्रावधान करता है। इस अधिनियम में गैर शैक्षणिक कार्यों जैसे स्थानीय जनगणना, स्थानीय प्राधिकरण, राज्य विधानसभाओं और संसद के चुनाव तथा आपदा राहत के अलावा अन्य कार्यों में शिक्षकों की तैनाती का प्रावधान करता है। यह अपेक्षित प्रविष्टि और शैक्षणिक योग्यता के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। और यह किन किन चीज़ों को निषेध करता है, तो देखते हैं कि RTE एक्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें बिल्कुल बैन हैं। तो पहला, शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न, जो कि किसी बच्चे का नहीं किया जाना चाहिए। बच्चों के प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया, जी हाँ, स्क्रीनिंग प्रक्रिया का भी ये बैन करता है। किसी भी विद्यालय में इस तरह की स्क्रीनिंग प्रक्रिया नहीं हो सकती है बच्चों के एडमिशन को लेकर। प्रति व्यक्ति शुल्क को भी ये मना करता है। शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन को ये बिल्कुल मना करता है, निषेध करता है। बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय को भी ये निषेध करता है। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, कौन कौन सी चीज़ें इसमें निषेध हैं। यह बच्चे को उसके अनुकूल और बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली के माध्यम से भय, आघात और चिंता से मुक्त बनाने का पर केंद्रित है। EWS के लिए कक्षा 8 से ऊपर RTE के तहत मुफ्त शिक्षा के लिए तर्क, तो जो कि बात हो रही थी EWS के लिए कक्षा 8 से ऊपर RTE में क्या क्या प्रावधान है। बच्चों के माता पिता को 9वीं कक्षा के बाद निजी स्कूलों में अत्यधिक फीस चुकानी पड़ती है, जिसे वे वहन नहीं कर सकते। कक्षा 8 के बाद बिना मान्यता प्राप्त निजी स्कूल से सरकारी स्कूल में बदलाव से बच्चों की मनस्थिति और शिक्षा प्रभावित हो सकती है और इस प्रकार RTE के लाभों का विस्तार शिक्षा में निरंतरता को सुनिश्चित करेगा। उच्च शिक्षा में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षण, तो अगर उच्च शिक्षा की बात करें तो वहाँ पे EWS के लिए 103वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 15 और 16 में
संशोधन करके आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों यानी EWS के लिए शिक्षा संस्थानों, नौकरियों और दाखिले में आर्थिक आरक्षण 10% कोटा की शुरुआत की है। इस संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) जोड़ा गया है। यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए बनाई गई 50% आरक्षण की नीति में कवर नहीं हुए ग्रामीणों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई थी। यह समाज के EWS वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों को सक्षम बनाता है। तो स्टूडेंट, ये थी इस एक्ट की कुछ खास बातें। जो भी आपको इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है उसको नोट डाउन कर लीजिए। एवं आपको वीडियो कैसे लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।